थोड़ा सा मैं जरा इतिहास में चला जाता हूँ। 1974 में आपको याद होगा कि भारत ने जो हम कहते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में। और आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका इतना बिगड़ गया था हम कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को जनरल साहब स्थगित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि उनका जो नाजायज बच्चा है, उनकी नाजायज औलाद औलाद जिसे आप जिहादिस्तान कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान कुछ लोग कहते हैं, तो कहीं उस पर हमला ना हो जाए। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स ये हमेशा एक बुरा शब्द रहा है। उसके बाद आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया और फिर बाकी देश मिलके कहने लगे उसको, किम पुंग पुंग जो भी उसका नाम, ओ स्वीट हार्ट डार्लिंग मत कर, हम तेरे को भोजन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। उसने मान लिया, उनकी अग्रीमेंट हो गई। उसके बाद वो पश्चिमी देश बोले हम नहीं देंगे, तो उसने फिर से शुरू कर दिया। ईरान के साथ भी यही हुआ, कितनी अग्रीमेंट्स हुई, ये बनाया वो बनाया, इस सब में फिर नहीं काम चला उसके ऊपर। सो और फिर सीरिया का आपको बता देता हूँ, आप कभी पढ़िएगा, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि सीरिया में एक ट्रेन पे हमला हुआ था और बहुत से लोग शोर मचाने लगे, ट्रेन को आग कैसे लगी है। वो उसके अंदर नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये बशार अल असद के टाइम में था, तो वो पूरी सामग्री वहां ले जा रहे थे बनाने की। तो बहुत सी ऐसी, इराक ने कोशिश की थी न्यूक्लियर बॉम्ब, गद्दाफी ने कोशिश की थी। ये लोग कोशिश करते हैं और पश्चिमी देश कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमने जब एक्सप्लोजन कर दिया तो हम तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर होंगे। अब ईरान, ऑब्जेक्टिव क्या है ईरान का? ईरान ने अभी तक स्पष्ट किया है कि इजराइल को, यहूदियों को जीने का हक नहीं है, फर्स्ट। और किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने ये नहीं कहा, ये तो उनके संविधान में होता था, अब पता नहीं है कि नहीं। और फिर ईरान कहता है कि मैं इस्लामिक समुदाय का चौधरी हूं, क्योंकि बहुत बड़ा देश हूं, तेल है, ये है, बहुत कुछ मेरे पास है। ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखें, जबकि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का मेंबर नहीं है, वो खाड़ी का मेंबर नहीं है, वो अरब देश नहीं है, वो तो शिया है, जबकि ये सब बाकी सुन्नी है। तो ईरान चाहता है कि उसकी अहमियत रहे, और अहमियत वो देख रहा है क्योंकि इराक भी सर 10 साल ईरान उससे लड़ा था, आपको याद होगा 1980 के दशक में 10 साल वो लड़े थे। और सब लोग कहते थे ये मुल्ला सरकार हार जाएगी, लेकिन मुल्ले जमे रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अमेरिका वही करने की कोशिश कर रहा है जो उन्होंने बहुत पहले अर्ली 50s में, उस समय एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, मैं तो मिला था उनसे, ईरान का, जिसका नाम था मोहम्मद मुसद्देक, उसको हटा दिया था। अंदर से एक रिवोल्ट शुरू हुआ, लोग सड़कों पे उतर आए, फिर शाह ईरान वापस आए। तो मेरा जो मानना है, ईरान का ऑब्जेक्टिव टू फोल्ड है। पहले कि मुझे न्यूक्लियर हथियार चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसराइल के पास है, मुझे भी चाहिए, नहीं तो मेरे को ये लोग जिस दिन चाहेंगे कच्चा चबा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने देख लिया इराक में क्या हुआ, मैंने देख लिया लीबिया में क्या हुआ, मैंने देख लिया सीरिया में क्या, उनको तो चबा गए और हड्डी भी बाहर थूक गई। तो ये उसका पहला और दूसरा ये साबित करना कि टाइगर लोग मिडिल ईस्ट में जो तुम बात कर रहे हो, इसराइल इसके साथ बात करता है, उसके साथ दोस्ती करता है, इसके साथ रिश्ते बनाता है, जब तक मैं हाँ ना करूं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, कि एक्सेप्ट मी कि मैं किंग हूं इस एरिया का, और दूसरा मेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम में बाधा मत। और जितनी मर्जी आप बातचीत कर लीजिए, चाहे ओमान में करिए, चाहे चंद्रमा में करिए, चाहे बीजिंग में करिए, जहां आप चाहें बात करिए, ईरान इस लक्ष्य से दूर नहीं जाएगा सर, हो नहीं सकता, नहीं तो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वोरा सर, आप बंसल सर के पास चलेंगे। बंसल सर, जो तीनों अपडेट आई हैं उस पर आपका क्या कहना है? एक तो कल होने वाली बैठक, उसके साथ ही ट्रंप और वेंस का जो बयान है, और इसके साथ ही इजराइल जो कह रहा है कि हम ईरान जो कह रहा है कि हम इजराइल को निशाना बनाएंगे। और देखिए, ये जो बयान होते हैं ना, इनका कोई डायरेक्ट मतलब नहीं होता। ये तो कहने के लिए होते हैं, एक पोजीशन के लिए होते हैं, तो उससे कोई, अब जैसे आपने कहा कि ईरान कह रहा है, उनके प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं और खामने भी कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो पहले दिन से ही है, कोई उन्होंने कभी ये कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो ईरान की तरफ से जो बयान आते हैं, उसी तरह से बयान आते हैं अमेरिका की तरफ से। और जो कल की बातचीत है, आज की तारीख में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे इन जनरल, जब कोई एक बातचीत होती है तो माहौल अच्छा बनाया जाता है, बयानों को नहीं दिया जाता, कोई अटैक नहीं किया जाता। लेकिन आजकल जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है कि चाहे आप यूक्रेन और रशिया की बात ले लीजिए, कि जब कोई एक बात होती है एग्रीमेंट या पीस प्रोसेस की, तो और उग्र हो जाते हैं, हमले बढ़ जाते हैं, बयान बढ़ जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाला जाए। लेकिन
किसी भी समझौते के लिए एक माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए इसका सक्सेस होना मुझे नहीं लगता। और एम्बेसडर बोरो ने बिल्कुल सही कहा है कि चाहे ऊपर से ईरान कुछ भी करे, लेकिन वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। और वो इसलिए नहीं छोड़ेगा कि आज मान भी जाता है वो, तो कल जो है, जो अभी ये प्रेशर बना हुआ है उसके ऊपर, वो तो और भी खत्म हो जाएगा, फिर करेगा वो। और जब जैसे चीन और रशिया जैसे कंट्री उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया तो यहाँ तक कह रहा है जी आपका जो संवर्धित न्यूक्लियर मटेरियल है वो आप हमें दे दीजिए, हम आपका संभाल के रख लेंगे। तो क्या है, ईरान के मन में ये है कि वो एक कोरिया की, उत्तर कोरिया की तरह से, जैसे वो धमकी देता रहता है और उससे सब दूर रहते हैं, इसी प्रकार से ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन करके जो वो अपने आप को चाहता है कि उसकी एक वैल्यू, जो कुछ देशों में से हैं कि जो अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते कि कुछ भी कहो, इन्होंने जो एक जो ये प्रॉक्सी पाली हुई है, ऑक्टोपस के जो आर्म्स हैं जिसमें हूती, हिजबुल्लाह, हमास हैं, अब ये सारा क्यों हो रहा है? जो ईरान को ये सब कुछ क्यों देखना पड़ रहा है? इसलिए देखना पड़ रहा है कि इन्होंने हमास को उकसाया, हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। अब इसराइल के अटैक के जो रिटेलिएशन हुआ, अब इसराइल की ने जो है हमास के हालात खराब कर दिए। वहाँ के जो अभी हमास के जो लड़ाकू हैं वो हथियार बेच करके खाने की तलाश में हैं और बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार के ईरान के ऊपर भी तो हमला इसीलिए हुआ ना। हिजबुल्लाह जो है वो खत्म हो गया। अब हिजबुल्लाह के जितना भी वो नसरल्ला थे या हानिया थे जो हमास की, इनको सबको खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो अफरा तफरी का जो माहौल है वो ईरान ने बनाया है। और जो अपने एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं कि जो ईरान का ये कहना है कि इसराइल को या यहूदियों का जीने का कोई हक नहीं है, जो इतनी इंटॉलरेंस और घृणा है वो जो कि मन से कभी जा नहीं सकती, आप कितने ही समझौते कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो दिमाग से नहीं जा सकता, जो एक मानसिकता है। और जिस तरह से हमास जो है इन्होंने पाला है, और हमास अब पाकिस्तान के आके भी मीटिंग करता है उनके जितने भी जिहादी और आतंकवादी हैं, और एक बार जो है पीओके में भी की थी। तो इस प्रकार से हालांकि जो है ईरान हमारा मित्र है, लेकिन एक तरह की जो इस प्रकार की जो मानसिकता है उसको खत्म करना जब तक नहीं होगा। और अभी क्या हो रहा है कि पहले भी अमेरिका पूरी तरह से तैयार नहीं था, वो देख रहा था मौके की। अब जितनी देर होती जाती है अमेरिका भी बढ़ाता जा रहा है, उसी प्रकार से जो है ईरान भी अपनी पोजीशन को बढ़ाता जा रहा है। अभी जैसा चाइना ने जो अपना एक पोत जो अपना एक जहाज भेज दिया उनको जो है इंटेलिजेंस देने के लिए, इसी प्रकार से जो रशिया से काफी S-400 आ रहे हैं, तो इस प्रकार से वो भी थोड़ा सा अपने को बढ़ाता जा रहा है। तो अमेरिका को और थोड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है, और अमेरिका चाहता है कि एक सक्सेसफुल जो है वो बिल्कुल कामयाब हो अपने मिशन में, किसी तरह की कोई कोताही या कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बंसल सर, हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत सर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे इस बातचीत की पहली टिप्पणी लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड और करना चाहेंगे। जैसे अभी वोरा साहब ने भी बोला, बंसल साहब ने भी बोला कि वो जो मानसिकता की बात हो रही थी, लेकिन ये मानसिकता शायद इजराइलियों में भी है। जब वो हम वेस्ट बैंक की बात करते, जो वहां से अलग अलग सेक्टर्स बन चुके हैं और वहां से सेटलर्स जो हैं, इजरायली सेटलर्स घुसते जा रहे हैं, तो जो मानसिकता है वो तो दोनों तरफ है। और हम जानते हैं कि इजराइल एक छोटे से देश से थोड़ा थोड़ा, अभी भी बहुत कोई बड़ा देश तो है नहीं, लेकिन फिर भी जॉर्डन का हिस्सा हो या पैलेस्टाइन, जो अब केवल कुछ बिंदुएं बनकर रह गई हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, तो ये जो है हमारा माहौल जो है और जो लड़ाई की भावना है वो तो दोनों धर्मों की है। तो तेजावत साहब आप भी थोड़ा इस पे बताएं। थैंक यू नगेन साहब इस डिबेट को एक डायरेक्शन देने के लिए। पर मैं, जो मेरे दोनों ही सुपर सीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली चीज को बताया है और बहुत ही ब्यूटीफुली चीज को कहा है। जो वस्तु स्थिति है उसको बताया कि हाँ वाकई क्या है क्या नहीं है, बस नजरिया थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ा सा उसमें एड ऑन करना चाहता हूँ जो दोनों ही मेरे सीनियर्स ने बोला है। एड ऑन्स ये है कि ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, और भारत के लिए क्या है यह भी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। पर अगर, जैसा कि बिल्कुल बोहरा साहब ने बिल्कुल ब्यूटीफुली बताया कि अगर ये नहीं करता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर उसके पास परमाणु ताकत आ जाएगी तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ने लगेगी। अब ये देखिए कि इजराइल से ईरान का मसला है, जबकि उनकी तो कोई बाउंड्री भी नहीं मिलती है, कोई लेना देना भी नहीं है, और अमेरिका का और ईरान का भी क्या लेना देना है सीधे सीधे। पर ये पूरी जो लड़ाई है, ये एक तरीके से तो पूरी जो
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कहीं हिस्सा है। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तो ये है। और आप देखिए कि सीरिया में जो बशर उल असद साहब के जाने के बाद में, जो कि रशिया से सपोर्टेड थे, एक एक करके पूरा का पूरा, जिसको ये वेस्टर्न कंट्रीज, जिसको मिडल ईस्ट बोलते हैं हम लोग, उसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, तो उन वेस्ट एशियन कंट्रीज पर ये पूरे के पूरे सब वर्चस्व बनाना चाहता है अमेरिका। और इसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये हो रहा है कि ईरान अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। और इसमें चिंतित ये है कि एक एक अगर वेस्ट एशिया के कंट्री अगर अमेरिका के वर्चस्व से खिसकते गए तो यह चीन और रूस के लिए भी हालत खराब करने वाला होगा। हालांकि आज की तारीख में यह सच बात है कि चीन का भी अगर हम करें तो अमेरिका की ताकत चीन की दुगनी है, और न तो चीन में मुकाबला करने की क्षमता है, न ही रूस से मुकाबला करने की क्षमता है। आर्थिक तौर पे देखिए, सामरिक तौर पे अगर नेवी की ही बात करें, तब तो चीन और रूस दोनों ही मिल पाए तब भी वो अमेरिकन नेवी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां वर्चस्व की लड़ाई है, दूसरी तरफ हाँ ये बात सच है कि ईरान दरअसल उस पूरे ही जो जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी लीडरशिप चाहता है। पर यह भी देखना होगा कि बाकी जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सारे पपेट हैं, वो बेसिकली कठपुतली है अमेरिका की, चाहे वो सऊदी अरेबिया के किंग हो या तमाम और जो उधर के जो जितने भी देश हों। तो वहां सामंतवाद है, वहां पे कोई जो वहां के लोग चाहते हैं वैसी सरकार नहीं है। उन सरकारों के खिलाफ उन लोगों में जन भावना है, पर ईरान में ऐसा नहीं है। 79 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में वहां पे अलग तरीके की सरकार है। और एक कहीं ना कहीं ये जो पूरा, मैं इसको संक्षेप में करने की कोशिश करता हूँ, वो पूरा का पूरा जो मुस्लिम देशों का, और जो खासकर जो एक जो मुस्लिम नेशनलिज्म टाइप का जो कि अभी ठीक से फॉर्मुलेट नहीं हो पाया है, वो चीज जब ये आती है तो उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव करना है, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो ईरानी है। तो ये बेसिकली वही लड़ाई है पूरी तरीके से, जहां एक तरफ आप पूरा यहाँ वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं और उस वर्चस्व के खिलाफ एक तरीके का प्रतिरोध है। तो हमें, मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में देखना चाहिए। मैं अपनी बात को बस एक लाइन के साथ खत्म करना चाहता हूँ। भारत के लिए अगर अमेरिकी वर्चस्व उस पूरे ही इलाके में बढ़ता है तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने हमारे हितों के खिलाफ काम किया है। भले ही ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ना देख पाते हो, पर ये देखिए कि 1990 में हम इराक से तेल लेते थे, वहां से उसने हमारा वहां पे जो एनर्जी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए। ईरान में वो हमने उससे हमें वहां से बाहर किया। ईरान के साथ अमेरिका ने कभी हमें कंफर्टेबल नहीं होने दिया। मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में हम जानते हैं उन्होंने कितना प्रेशर बनाया था कि हम वहां से पूरा जो गैस पाइपलाइन का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाए। मोदी साहब के टाइम में भी हम लोग चाबहार पोर्ट के लिए वहां नहीं कर पा रहे, हमारे बजट में कोई एलोकेशन नहीं है। साफ हो रहा है कि हम लोग वहां कुछ नहीं करना चाहते। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.